नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिसेंटली सरकार एक डिजिटल आईडी लेकर आ रही है, एक वन डिजिटल आईडी लेकर आ रही है, जिसके तहत अभी प्रेजेंट में जितने भी आपके आईडीज हैं, चाहे वो पैन नंबर हो गया, आधार हो गया, पासपोर्ट हो गया, सभी को यहां पर कन्वर्ट करने की बात कही जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो पूरा न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से दिया गया था और यहां पर उनका कहना है कि हमने आईटी मिनिस्ट्री का जो प्लान है उसको एक्सेस किया है और वहां पर हमें पता चला कि वन डिजिटल आईडी दैट लिंक्स कैन एक्सेस अदर आईडीज। तो यहां पर इसकी हम चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली बताया क्या गया है, किस तरह की रिपोर्टिंग हुई है यहां पर और हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या बोला है। देखिए उनका यह कहना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, माइटी जिसको कहा जाता है, उनके द्वारा एक नया मॉडल प्रपोज किया गया है और इस मॉडल का क्या नाम है, फेडरेटेड डिजिटल आईडीज। तो ये जो मैं वन डिजिटल आईडी की बात कर रहा हूं ना, इसको बोला जा रहा है फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज, जिसके तहत जो सिटीजन्स के पास मल्टीपल डिजिटल आईडी हो गया है। मतलब आज के डेट में भी अगर आप देखिए, पैन नंबर है, आधार नंबर है, इलेक्शन आईडी कार्ड, मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, पासपोर्ट नंबर हो गया, उन सभी को आप यहां पर एक सिंगल डिजिटल आईडी में जो है स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि सपोज आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको आधार की जरूरत पड़ी है, कुछ भी जरूरत पड़ी, आपको एक सिंगल डिजिटल आईडी यहां पर रखना होगा और वो जब आप बताओगे तो यहां पर आप एक्सेस कर सकते हो बाकी के जो भी डिजिटल आईडीज हैं। और ये जो नया डिजिटल आईडी की बात कही जा रही है, ये आप एक प्रकार से कह सकते हैं जैसा आधार कार्ड नंबर है ना, जितना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है, वैसे ही आप कह पाओगे यहां पर 12 या 14 नंबर का जो भी डिजिटल आईडी होगा वो होने वाला है। और इसके तहत सिंपली आप इंटरलिंक कर सकते हो बाकी के पिछले आईडीज को, जो स्टोर कर सकते हो और मतलब एक्सेस कर सकते हैं जब भी आपको यहां पर जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री है उनका यह कहना है कहीं ना कहीं कि हम सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब एम्पावरमेंट, अब आप सोचोगे कैसे होगा। एम्पावरमेंट का बेसिक मतलब है कि यहां पर जितने भी आइडेंटिटीज हैं उसका कंट्रोल आपके हाथ में दिया जा रहा है। कि सपोज आप किसी जगह पर जाते हो और आपको लगता है कि वहां पर आपको शायद आधार नंबर नहीं देना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अगर आप अपना इलेक्शन आईडी दे दोगे तो यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी चली जाएगी, तो उसके बजाय आप कोई पैन वाला जो आईडी है वो आपने दे दिया। तो ये सारा जो एम्पावरमेंट है, जो एक्सेस है, जो कंट्रोल है, वो यहां पर आप कर सकते हैं। ऐसा सरकार कह रही है अपने इस प्रपोजल के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि इसको बजट के बाद जो है सरकार पब्लिक डोमेन में रख देगी और करीब 27 फरवरी तक आपके पास टाइम होगा कि आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। फिर सरकार इसके अंदर जो भी चेंजेस वगैरह करना है, सपोज कुछ विरोध होता है, कुछ भी होता है, तो सरकार वो करने वाली है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकार ये ला रही है। लेकिन यहां पर कई लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी जब आधार नंबर आ गया था तो ये लाने की क्या जरूरत थी, क्यों ना आधार से सब चीजों को किया जाए। तो उसके लिए अलग अलग चीजें हैं। देखो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, यहां पर डिसीजन ये भी आया कि सरकार इन चीजों को आधार के साथ लिंक नहीं कर सकती। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर यही सोचा जा रहा है कि एक प्रकार का स्टोरेज, मतलब कि एक प्रकार का यहां पर बाकी के जो आईडीज हैं वो आपका रहेगा और इसको वन डिजिटल आईडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि जहां पर भी आप जाएं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जो अभी प्रेजेंट में आईडीज हैं वो तो स्टोर कर ही पाओगे, इसके अलावा यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग भी आपने देखा होगा कई सारे आइडेंटिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप इसके अंदर स्टोर कर पाएंगे, यहां पर रजिस्टर कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि थर्ड पार्टी जो सर्विसेज हैं उसको अवेल करने के लिए भी जब ऑथेंटिकेशन पूछा जाएगा, ई-केवाईसी हो गया, वो पूछे जाते हैं, तो उसके पर्पस के इस्तेमाल से भी आप डीए डिजिटल आईडी का इस्तेमाल कर पाओगे। फर्दर बताया गया है कि जो डिजिटल आइडेंटिटीज हैं सिटीजन्स का, वो इस प्रकार से इंटरलिंक करने की बात कही जा रही है ताकि वेरिफिकेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि ये बोला जा रहा था कि जो आधार नंबर है और जो वोटर आईडी है उसको सरकार लिंक कर रही है आपस में। अब ऑल्दो ये वॉलंटरी आप कह सकते हो, तो सरकार ने कहा कि हम इसको लिंक करना चाहते हैं ताकि जो मल्टीपल वोटर आईडीज हैं वो आपका एलिमिनेट हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वन डिजिटल आईडी हो जाएगा, अगर उसमें हम सारी चीजों को ले आएंगे तो अपने आप ये जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना, वेरिफिकेशन प्रोसेस, बार बार रिपीटेड जो एलिमिनेशन करना है, वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये आइडिया है सरकार का। तो अभी तक तो ये यहां तक जानकारी दी गई है, लेकिन एक और मैं आपको चीज बता दूं कि ये सारी चीजें की जा रही हैं अंडर INDEA
वर्जन 2 में। बेसिकली क्या था, INDA क्या है, इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2, मतलब कि एक प्रकार का आर्किटेक्चर, एक प्रकार का फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जा रहा है। सबसे पहले इसको 2017 में लाया गया था। अब उसमें लाने का मेन मकसद क्या था, ध्यान से सुनिएगा। इसका मेन मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं देश के अंदर चल रहे IT डेवलपमेंट के साथ। मतलब आपको पता ही है देश में बहुत सारे IT डेवलपमेंट होते रहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो उसका फायदा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे मिल सके, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के बिजनेसेस में, एम्प्लॉयमेंट में, जो भी चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो वो मेन मकसद के तौर पर 2017 में इसको लाया गया था। लेकिन इस फ्रेमवर्क को बार बार अपडेट करने की भी कोशिश की गई है और फाइनली जो वर्जन 2 आया है उसी के अंडर में आप कह सकते हो ये डिजिटल आईडी की बात कही जा रही है। अब वर्जन 2 में अगर आप देखिए INDA जो है उस फ्रेमवर्क के अंदर प्रपोज किया गया है कि यहां पर सिर्फ पब्लिक कंपनीज नहीं, यहां पर पब्लिक प्लस प्राइवेट जो है दोनों को मिलाकर, मतलब दोनों यहां पर एक IT आर्किटेक्चर जो डिजाइन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसको यहां पर बना सकते हैं, दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर, और उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार का होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड किया जाए कस्टमर को, इस तरह का IT डेवलपमेंट यहां पर क्रिएट किया जाए। तो ये वर्जन 2 के अंदर ध्यान रखना, वर्जन 1 में क्या हुआ, सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसका इस्तेमाल कर पाए, उनके इंप्रूवमेंट के लिए किया जा रहा था। लेकिन वर्जन 2 में यहां पर प्राइवेट और पब्लिक जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, उनको यहां पर शामिल किया जा रहा है। अब देखो यहां पर डिजिटल आईडी की तो मैंने आपसे बात की, फेडरेटेड डिजिटल आईडी, लेकिन इसके अलावा नए फ्रेमवर्क के अंदर 3 मेजर आर्किटेक्चरल पैटर्न भी लाए जा रहे हैं। अब देखो क्या होता है ना कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज वगैरह होती हैं काफी बड़ी होती हैं, वहां पर एक कोई चीज अगर प्रपोजल लेके आ रहा है, कोई वहां से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो करते करते उसमें इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक टेप होता है, स्ट्रक्चर होता है कि बहुत लंबा समय लग जाता है। तो ये सारी चीजों को आगे, या फिर कोई प्रोजेक्ट लाया गया है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, तो वहां पर उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते करते इतना लंबा समय उसके क्लियरेंस में लग जाता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए IT की हम मदद ले सकते हैं। और इसीलिए यहां पर 3 मेजर आर्किटेक्चरल पैटर्न जो है वो लेकर आ रही है सरकार इस नए फ्रेमवर्क के तहत, जिसमें बताया जा रहा है 3 कौन से हैं, एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहला है डोमेन आर्किटेक्चर पैटर्न। इसके अंदर क्या होगा, जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट से डील करती हैं, मतलब एक जहां पर बहुत ज्यादा पैसा शामिल हो, सब्सटैंशियल फंडिंग शामिल हो, वहां पर इस आर्किटेक्चर पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं और चीजों को आसान बना सकते हैं। IT क्यों लाया जा रहा है, बेसिकली आप समझो, आसान बनाने के लिए चीजें लाई जा रही हैं। इसके अलावा दूसरा स्टेट आर्किटेक्चर पैटर्न होगा जो राज्य सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तीसरा यहां पर INDA लाइट आर्किटेक्चर पैटर्न होगा, जहां पर जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ये जो INDEA 2 है, वर्जन 2 है, इसके अंदर क्या होगा ना कि अपॉर्चुनिटी होगी कि कोई भी वहां पर आकर कि जो अपना IT से रिलेटेड अगर चीजें ला सकता है, कोई एप्लीकेशन ला सकता है, कुछ भी ऐसा फ्रेमवर्क ला सकता है जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो काम करने का तरीका है, वो बेहतर किया जा सके, ये यहां पर लाया जा रहा है। अब इससे होगा क्या, यहां पर फर्दर की ये जो भी एप्लीकेशन कुछ भी बनाया जाएगा, IT से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होगा, तो वो इंटरलिंक्ड होना चाहिए। एक मिनिस्ट्री, सपोज यहां पर आपने कोई देखा होगा, कोई एक ऐसा काम है जिसमें यहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की भी आवश्यकता है, कोल जो मिनिस्ट्री है उसकी भी आवश्यकता है, बहुत सारे रेलवे मिनिस्ट्री की भी आवश्यकता है। तो यहां पर अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो वो इंटरलिंक्ड होना चाहिए, इंटरऑपरेबल होना चाहिए, एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री आसानी से चला जाए, वहां से इधर चला जाए। तो बेसिकली जो गवर्नेंस का स्टाइल है ना, वो बदलने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर कुछ भी बनाया जाएगा उसमें सरकार का कहना है कि ये सभी लोगों के लिए ओपन होना चाहिए, कि उसको फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए, ट्वीक करने के लिए, उसको फर्दर इंप्रूव करने के लिए कोई भी वहां पर काम कर सकता है। तो ये सब कुछ है जो IT से रिलेटेड चीजों में डेवलपमेंट हो रहा है। 1 डिजिटल ID, इस तरह का फ्रेमवर्क लाया जा रहा है। और फाइनली यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कंसर्न्स भी रेज होने वाले हैं, क्योंकि कई सारे जो क्रिटिक्स हैं वो डेफिनेटली कह सकते हैं, पहली बात तो एक और डिजिटल ID लाने की क्या आवश्यकता है, और एक और अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म में एक ही डिजिटल आईडी में सभी कुछ आप यहां पर इंटरलिंक कर दोगे, तो कल के डेट में अगर कोई भी इसको एक्सेस मिल गया, कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ, किसी को भी एक डिजिटल आईडी का एक्सेस मिल गया, तो यहां पर एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर सकता है। मतलब कि जो पर्सनल डेटा की हम बात करते हैं वो यहां पर खतरे में आ सकता है। तो ये डेफिनेटली मामला अगर सरकार लेकर आती है तो डेफिनेटली ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है, लेट्स सी। बट अभी के लिए प्रपोजल ध्यान रखना अभी नेसेंट स्टेज पर है, अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी हैं। जब एग्जैक्टली सरकार लेकर आएगी
तब हम उसके बारे में और देखेंगे। अभी के लिए क्या था, सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बारे में जानकारी दिया था, उसीलिए मैं आपको बताना चाहता था। जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर इन 4 में से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मतलब यूनियन जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो सरकार चलती है, उसमें वो इन 4 में से वो किसका किसका पार्ट होते हैं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।